हेलो बेटा। इस वीडियो में बेटा हम सेकंड भाग के दूसरे चैप्टर के क्वेश्चंस एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन तथा पूर्णांतरिक परावर्तन। ठीक बेटा, तो जिसमें बेटा हमारे सूत्र यूज होंगे, जैसे निरपेक्ष अपवर्तनांक n बराबर c/v। जहाँ बेटा c प्रकाश की चाल होती है, v माध्यम में प्रकाश की चाल होती है। दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक ये होता है बेटा 1n2 बराबर n2/n1। अपवर्तनांक के पदों में, चाल के पदों में v1/v2, तरंग दैर्ध्य के पदों में λ1/λ2। ठीक बेटा, और इसी तरीके से यहाँ पर ये रिलेशन लिखा हुआ है 1n2 और ये 1n2 बराबर 2n1, चूँकि माध्यम बदलने पर अपवर्तनांक व्युत्क्रम हो जाता है। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक WNG ANG/ANW। और एक बेटा ये फॉर्मूला वास्तविक गहराई बट्टे आभासी गहराई। तो बेटा ये सूत्र हमारे यहाँ पर यूज होंगे। तो बेटा इसमें सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है 1.5 अपवर्तनांक। अपवर्तनांक होता है बेटा n, तो ये n का मान है। माध्यम में प्रकाश का वेग ज्ञात कीजिए। वायु में प्रकाश का वेग है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। तो निर्वात में वायु में इतना है, n इतना है, माध्यम में पूछा है। तो माध्यम में अभी बताया था फॉर्मूला क्या लगेगा, n बराबर c/v। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक लगा देंगे, n का मान कितना है, तो v को n की जगह, n को v की जगह लिख दिया। c का मान 3 × 10⁸, n का मान 1.5, पॉइंट हटा के ऊपर 0 उड़ा देंगे। 15 से 30 के बार कट गया 2 बार, ये आंसर आ गया 2 × 10⁸। अगला है हीरे का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक है 2। तो n का मान कितना है बेटा 2। यदि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड हो, तो हीरे में चाल ज्ञात कीजिए। तो अब ये माध्यम में चाल ज्ञात करवा रहा है, हीरे में, हीरा माध्यम ही तो हो गया। तो n का मान ये है, c का मान ये है, b का मान फिर पूछा है। तो यहाँ पर बेटा हम b का मान निकाल लेंगे। n बराबर c/v। तो n को यहाँ, v को यहाँ लिख देंगे। c का मान ये, 2 का भाग दे दो 1.5 × 10⁸ मीटर/सेकंड। ठीक बेटा, इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, कांच तथा हीरे के अपवर्तनांक क्रम से 1.5 तथा 2.4 है। तो कांच का अपवर्तनांक है 1.5, हीरे का अपवर्तनांक है 2.4। कांच तथा हीरे में प्रकाश के चाल का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हीरे का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। और परम अपवर्तनांक से क्या तात्पर्य है, परम अपवर्तनांक तो वही है जो उसका डेफिनेशन है। ठीक है, अपवर्तनांक का। तो सबसे पहले कांच का अपवर्तनांक दे रखा है 1.5, हीरे का अपवर्तनांक दे रखा है 2.4। ठीक है, और कांच में चाल पूछी है और हीरे में चाल पूछी है। तो यहाँ पर CG का मतलब V ही है और CD का मतलब भी B ही है। ठीक है, तो और हमें GND ज्ञात करना है, कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक। तो सबसे पहले कांच में चाल निकालते हैं प्रकाश की। तो NG बराबर C/CG। यहाँ CG का मतलब V है और NG का मतलब N है। ठीक है, तो CG को यहाँ, NG को यहाँ लिख देंगे। तो C/NG, C का मान 3 × 10⁸, NG कितना है 1.5। तो ये कितना आ गया 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड। ठीक है, अब हीरे में चाल निकाल लेंगे। हीरे में प्रकाश की चाल ND बराबर C/CD। CD को यहाँ, ND को यहाँ लिख देंगे। तो CD बराबर C/ND। C × 3 × 10⁸, ND का मान 2.4, पॉइंट उठाओ ऊपर 0 बढ़ाओ, 30/24 भाग दे दो 1.25 × 10⁸ मीटर/सेकंड। इसके बाद है बेटा हीरे का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक GND बराबर ND/NG। ND हो GND। तो D जो लास्ट में होता है उसे पहले लिखते हैं, अंश में लिखते हैं, और जो पहले होता है उसे हर में लिखते हैं। अपवर्तनांक को लिखने का सूत्र है ये। ठीक है, जैसे GND है तो D वाले को अंश में लिखते हैं और इस वाले को हर में लिखते हैं। तो ND कितना है 2.4, NG कितना है 1.5, भाग दे दो, कितना आ गया 1.6। इसके बाद है परम अपवर्तनांक क्या होता है, n बराबर CA/CM। यानी माध्यम में प्रकाश की चाल और निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है अपवर्तनांक। क्या होता है बेटा, अपवर्तनांक। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है, जल का अपवर्तनांक 4/3 है। n दे रखा है बेटा 4/3। जल के 50 मीटर लंबे स्तंभ को पार करने में प्रकाश को कितना समय लगेगा।
तो कितनी लंबाई है खंबे की 50 मीटर। एन कितना है 4/3। कितना समय लगेगा टी पूछा है। तो हमें सूत्र लगाएंगे, दूरी बराबर एन डब्ल्यू कितना है 4/3, एल कितना है 500 मीटर, दूरी बराबर होता है 4 गुणा समय। क्या होता है बेटा 4 गुणा समय। अब दूरी हो गई एल, 4 हो गई वी, टी हो गया समय। एन बराबर होता है बेटा C/V, एन बराबर होता है C/V। तो बी को यहाँ पर लिख दें तो C/N हो जाएगा। तो बी की जगह वैल्यू कितनी होगी C/N। तो बी की जगह पर लिख देंगे C/N। ठीक है। अब हमें यहाँ से टी निकालना है तो एन का गुणा एल में होगा, तो एन एल बट्टे में क्या आ जाएगा सी। एन की जगह रख देंगे 4/3, एल की जगह पर रख देंगे 500, सी की जगह पर लिख देंगे 3 × 10⁸। ठीक है। अब 4 का इसमें गुणा कर दो, कितने हो गए 2000, बट्टे में 3 और 3 का गुणा होगा, ये 3 और ये 3 का गुणा होगा 9। तो 20/9, 9 का भाग दे दो 2.2 10⁻⁻6। तो 2.2 10⁻⁻6 को क्या लिख सकते हैं माइक्रो सेकेंड। यहाँ से 2 जीरो से 2 बातें कम कर दी थी इसलिए 6 बचे थे। ठीक है। तो 2.2 माइक्रो सेकेंड आ गया। कितना आ गया 2.2 माइक्रो सेकेंड। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 6। एल्कोहल और कांच की अपवर्तनांक क्रम से 1.36 तथा 1.54 है। तो एल्कोहल का अपवर्तनांक कितना है, कांच का अपवर्तनांक कितना है। एल्कोहल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पूछा है। तो एल्कोहल का अपवर्तनांक कितना है, एल्कोहल का अपवर्तनांक कितना है 1.36। कांच का उसका अपवर्तनांक कितना है 1.54। 1N2 पूछा है। तो हमने बताया था कि लास्ट वाले को अंश में लिखते हैं, पहले वाले को हर में लिखते हैं। तो 1N2 को लिखने का तरीका क्या होगा N2/N1। अब N2 कितना है 1.54, N1 कितना है 1.36, भाग दे दो, ये हो गया 1.32, 1.132, 1.132, 1.132। अगला है कांच एवं हीरे के अपवर्तनांक 1.50, 2.4। हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पूछा तो क्या लिखेंगे, हीरा होता है D, कांच होता है G। तो DNG पूछा है। क्या पूछा है DNG, क्योंकि हीरा और कांच DNG, और कांच का NG दे रखा है ये, हीरे का ND दे रखा है ये। तो यहाँ लिख देंगे हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो DNG बराबर NG/ND। NG कितना है 1.5, ND कितना है 2.4, भाग दे दो इसका 0.625, कितना आ गया 0.625। अगला है 7वां है, निर्वात में एक वर्णी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉन है। तो निर्वात में एक वर्णी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी है 6000 एंगस्ट्रॉन। तो लैम्डा की वैल्यू दे रखी है 6000 एंगस्ट्रॉन। 6000 × 10⁻⁻10, 3 0 से 3 घातें कम हो जाएंगे तो 6 × 10⁻⁻7 मीटर बचेगा। ठीक है। कांच का अपवर्तनांक है 1.5। तो कांच में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पूछी है। कांच का अपवर्तनांक कितना है बेटा 1.5, लैम्डा m पूछा है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे अपवर्तनांक का तरंगदैर्घ्य के पदों में n बराबर लैम्डा a/λm। लैम्डा m को यहाँ n को यहाँ लिख सकते हैं। तो लैम्डा a कितना है 6000, n कितना है 1.5, पॉइंट को हटा के 0 बढ़ा दो, 6 पे 4 0 हो गया, 15 का भाग दे दो, कितना हो गया 4000 एंगस्ट्रॉन। कितना आ गया बेटा 4000 एंगस्ट्रॉन। पानी से भरे तालाब को एक प्रेक्षक ऊर्ध्वाधर दिशा में देख रहा है। यदि उसे तालाब की गहराई 2 मीटर प्रतीत होती है, तालाब की गहराई कितनी प्रतीत होती है 2 मीटर प्रतीत होती है, तो तालाब की वास्तविक गहराई ज्ञात कीजिए। पानी का अपवर्तनांक 1.33 है। तो हमें वास्तविक गहराई ज्ञात करनी है। आभासी गहराई कितनी है 2 मीटर। ठीक है। तो आभासी गहराई 2 मीटर है, n का मान है 1.33, वास्तविक गहराई पूछी है।
तो अपवर्तनांक का सूत्र लगा देंगे वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। तो अपवर्तनांक तो कितना है 1.33, आभासी गहराई कितनी है 2 का इसमें गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा 2.66 मीटर। तो वास्तविक गहराई कितनी हो गई 2.66 मीटर। 9वां क्वेश्चन है, एक मछली पानी की सतह से 30 सेंटीमीटर गहराई पर है। तो एक मछली पानी की सतह से कितनी गहराई पर है 30 सेंटीमीटर गहराई पर है, यहाँ पर है ये मछली। पानी का अपवर्तनांक है 4/3। एक प्रेक्षक द्वारा ऊर्ध्वाधर देखने पर उसे मछली अपनी वास्तविक स्थिति से कितना ऊंचा ऊपर दिखाई देगी। ये पूछ रहा है वास्तविक स्थिति से कितना ऊपर दिखाई देगी, यानी विस्थापन पूछा है उसने। क्या पूछा है विस्थापन पूछा है। यानी ये प्रारंभ में मछली 30 सेंटीमीटर गहराई पर है, यहाँ पर है मछली, और जब ये प्रेक्षक ऊपर से देखता है तो उसे मछली यहाँ दिखाई देती है। तो सबसे पहले तो हमें आभासी गहराई ज्ञात करनी होगी, तब इनके बीच का विस्थापन निकालेंगे। ये वास्तविक गहराई होगी जहाँ तक, ये आभासी गहराई हो जाएगी, तब इनके बीच का विस्थापन निकालना। तो सबसे पहले तो हम आभासी गहराई निकालेंगे। तो वास्तविक गहराई कितनी है उसकी 30 सेंटीमीटर, एन कितना है 4/3। आभासी गहराई और विस्थापन ज्ञात पूछा है उसने। तो सूत्र लगा दें एन बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। तो एन का मान है 4/3, वास्तविक गहराई है 30। तो आभासी गहराई कितनी हो जाएगी, इसको यहाँ और इसको यहाँ लिख देंगे। 4/3 3 ऊपर पहुँच जाएगा, कितना हो गया 90/4, यानी 22.5 सेंटीमीटर हो गया। अब 22.5 सेंटीमीटर होगा, वास्तविक गहराई 30 थी, आभासी गहराई 22.5 होगी। तो विस्थापन निकाल लेंगे, वास्तविक गहराई माइनस आभासी गहराई, कितना हो गया 7.5 सेंटीमीटर। कितना हो गया 7.5 सेंटीमीटर, यानी वास्तविक गहराई और आभासी गहराई के बीच में विस्थापन कितना होगा 7.5 सेंटीमीटर। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, कागज की एक शीट पर एक स्याही का बिंदु अंकित है। कागज की एक शीट पर एक स्याही का बिंदु अंकित है, इसे 25 सेंटीमीटर ऊंचाई से देखा जाता है। यदि कागज के ऊपर 10 सेंटीमीटर मोटाई की कांच की समांतर पट्टिका रख दी जाए तो यह स्याही का बिंदु कितना ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा। कांच का अपवर्तनांक 1.3। तो कितना ऊंचा उठा हुआ प्रतीत होगा, फिर वही कहानी निकालनी है हमें, विस्थापन निकालना है इसका। तो वास्तविक गहराई कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, स्याही का बिंदु कितना ऊपर उठाई प्रतीत होगा, कांच का अपवर्तनांक 1.5। तो वास्तविक गहराई कितनी है 10 सेंटीमीटर, एन कितना है 1.5। आभासी गहराई हमें ज्ञात करनी है और उठान बिंदु ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तो एन बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, एन बराबर h/h डैश। एच डैश को यहाँ एन को यहाँ लिख सकते हैं। एच कितना है 10, एन कितना है 1.5, पॉइंट हटा के ऊपर 0 बढ़ा दो। तो 5 से काटने 20/3 हो गया। कितना हो गया बेटा 20/3। उठान बिंदु h माइनस एच डैश, एच कितना है 10, एच डैश कितना है 20/3, 3 दाम 30, 30 में से 20 घटा दो, कितना बचा 10/3, 3 का भाग दे दो, कितना हो गया 3.33 सेंटीमीटर। तो उठान बिंदु कितना हो गया 3.33 सेंटीमीटर। कितना हो गया बेटा 3.33 सेंटीमीटर। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा है, 3 सेंटीमीटर लंबाई की एक पतली छड़ 9 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 6 सेंटीमीटर व्यास वाले बीकर में चित्रानुसार स्थित है, जिसका ऊपरी सिरा प्रेक्षक ओ द्वारा देखा जाता है। जब बीकर में 6 सेमी ऊंचाई तक एक द्रव भरा जाता है तब प्रेक्षक छड़ का निचला सिरा भी देख सकता है। द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर लंबाई की एक पतली छड़ है, ये छड़ है जिसकी लंबाई कितनी है 30 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 6 सेंटीमीटर व्यास। अब इसका पात्र की ऊंचाई कितनी है 9 सेंटीमीटर और इसका व्यास कितना है 6 सेंटीमीटर। अब इसको प्रेक्षक यहाँ से देख रहा है। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर ऊंचाई तक द्रव भरा जाता है और इसमें द्रव भी 6 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरना है। द्रव कितना भरना है 6 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरना है। प्रेक्षक छड़ सिरा देख सकता है, द्रव का अपवर्तनांक पूछा है। तो देखो बेटा यहाँ पर छड़ की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है और द्रव भरना है
6 सेंटीमीटर तक, तो द्रव मैंने यहाँ तक भर दिया 6 सेंटीमीटर तक, तो इतनी दूरी 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, तो ये कितनी हुई, 3 सेंटीमीटर कितनी होगी, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से हमने एक लंबार तक डाला, तो ये व्यास 6 सेंटीमीटर था, वो 6 सेंटीमीटर वो 3 सेंटीमीटर में डिवाइड हो गया। ठीक है, क्या सेंटीमीटर में, 3 सेंटीमीटर में डिवाइड हो गया। अब प्रेक्षक यहाँ से देख रहा है इस छड़ को, तो एक किरण को यहाँ से लाएंगे तो आपतन कोण कितना बनेगा, आई, अपवर्तन कोण कितना बनेगा, आर। आपतन कोण कितना, आई, अपवर्तन कोण कितना, आर। तो यहाँ से बेटा चित्र से त्रिभुज ए ई डी में साइन आई, त्रिभुज ए ई डी में, तो त्रिभुज ए ई डी में देखें कोण ये बन रहा है, कोण के सामने की भुजा हो जाएगी लंब और ये बन जाएगा कर्ण। तो साइन में क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, यानी ए ई बट्टे कर्ण कितना है, ए डी। ठीक है, तो लंब हो गया ए ई, कर्ण हो गया ए डी, तो ए ई बट्टे ए डी। अब ए डी किसके बराबर है, ए डी हो जाएगा कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो ए ई का वर्ग प्लस ई डी का वर्ग। ठीक है, अब यहाँ तक ये वाली दूरी 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, तो ये वाली दूरी कितनी है, 6, तो ई डी की जगह पर लिख दिया हमने 6, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख दिया 3। ठीक है, और ए ही तो 3 है ही, तो इसे यहाँ पर हमने सॉल्व किया, 3/√45 यानी 3/9√5, 3 3 1/√5 आ गया, ये कितना आ गया, 1/√5। इसी प्रकार हमें त्रिभुज बी सी डी में, अब त्रिभुज ये बी और सी और डी, तो बी सी डी में, तो बी सी डी में कोण कितना बन रहा है, आर, तो साइन आर बराबर, ये लंब हो गया बी सी, बी डी कर्ण हो गया। ठीक है, तो बी सी बराबर बी सी बट्टे बी डी। अब बी सी को हम फिर इसी प्रकार कर लेंगे, ये बी डी है, तो बी डी क्या हो जाएगा, लंब का वर्ग आधार का वर्ग, तो बी डी का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो बी डी का वर्ग बराबर, तो बी डी का वर्ग बराबर अंडर रूट में बी सी का वर्ग प्लस सी डी का वर्ग। बी सी कितना है, 3, क्योंकि बी सी तो 3 है, क्योंकि ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी, बी सी ए के बराबर, ये 3 है तो ये भी 3 होगी, तो बी सी 3 का वर्ग, और सी डी यहाँ से यहाँ तक कितना ही है, 3 सेंटीमीटर है, तो सी डी भी यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर होगा, तो ये हो गया 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर, ये इसका 2 गुणा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, 3 से 3 घटेगा, कितना बचा, 1/√2। अब स्नेल के नियम से n बराबर साइन आई बट्टे साइन आर, तो साइन आई का मान 1/√5 और ये 1/√2। ठीक है, और वायु के लिए n1 कितना हो जाएगा, 1, तो 1/n2 बचा, पहली चौथी कर दो, √2/√5, तो n2 बराबर हो गया √5/2। चूँकि उसे उल्टा करेंगे n2 निकालेंगे तो √5/ कितना हो जाएगा, 2। ये आंसर हो जाएगा अपवर्तनांक इसका। ठीक है, n2 बराबर √5/2 कितना हो जाएगा, √5/2। ठीक बेटा, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम आगे क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।